वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2022 की जिंक्स्ड एट फर्स्ट के फोर्थ पार्ट को, यानी कि फाइनल पार्ट को। तो थर्ड पार्ट के आखिर में हमने देखा था दोस्तों कि मैक्स की कंपनी डूब गई थी, जेल न जाना पड़े इसलिए उसने बेहोश होने का नाटक किया था और वो पहुंच गया था हॉस्पिटल में। दूसरी ओर सिना ने भविष्यवाणी की थी टिम की कि उसकी जल्द ही खुद की फैमिली होगी। तो अब हम आगे देखते हैं सैम और सिना को साथ में टाइम स्पेंड करते हुए, दोनों साथ में खूब घूमते फिरते हैं। वहीं बॉब सिना को फोन लगा रहा होता है पर उसका फोन नहीं लगता और तब बॉब अपनी स्टाफ से सिना के बारे में पूछता है तो वो लोग बताते हैं कि सिना मैडम तो सैम सर के साथ बाहर गई हुई है। बॉब बेचारे को बहुत ही बुरा लगता है। जब सिना वापस आती है तो बॉब उससे सवाल करता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, माना कि तुम मेरे डैड से नफरत करती हो पर इसकी सजा मुझे क्यों दे रही हो, तुम्हें तो पता है ना मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। इसके बाद बॉब सैम से सवाल करता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या तुम्हें मेरे डैड ने हायर किया है मुझे और सिना को अलग करने के लिए। सैम कहते हैं नहीं, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ ताकि मैं सिना को आजाद कर सकूं। बॉब कहता है तुम्हें क्या लगता है कि एक तुम ही हो जो सिना को आजादी दे सकता है, तुम उसे अपने छोटे से फिश शॉप पे रखना चाहते हो जहाँ डेली सैकड़ों लोग आते हैं। इस पे सैम कहता है कि मुझे इतना तो पता है कि मैं भले ही सिना को लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं दे पाऊं पर हम दोनों जहाँ भी साथ रहेंगे खुश ही रहेंगे। इधर इन दोनों की बहसबाजी चल रही होती है, उधर मैक्स के सारे शेयर होल्डर पहुंच जाते हैं मैक्स के घर, जहाँ मैक्स तो नहीं होता, उसे तो हॉस्पिटलाइज्ड किया जा चुका था पर उनके हाथों लग जाता है मैक्स का बेटा जेम्स और वो लोग उससे अपने पैसे मांगकर उसकी धुलाई कर देते हैं। इसके बाद उन्हें जेम्स के घर जो भी बेशकीमती चीजें दिखाई देती उसे उठाकर वो लोग चले जाते। यहाँ से सिडोंग मार्केट में टिम शराब के नशे में काफी रो रहा होता है, लोगों को अपनी तकलीफ बता रहा होता है कि पिछले 22 साल से मैं जिस लड़की को अपनी बेटी मान रहा था वो तो मेरी बेटी थी ही नहीं। जब ये सब मिनी की मॉम देखती है तो वो अपने बच्चों से कहती है अंकल को घर ले चलो, जिसपे मिनी सबके सामने अपनी मॉम से कहती है कि ये ना जानबूझकर आपके सामने खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश करते हैं और आप इनकी बातों में आ भी जाती है। और तब मिनी की मॉम कहती मैंने तुम दोनों को पाल पोस के बड़ा किया और अब तुम मुझे सिखाओगी कि कहाँ सॉफ्ट पढ़ना है कहाँ नहीं। हाँ मैं टिम को पसंद करती हूँ और अब चलो बहस मत करो, जिससे मार्केट के लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं कि मिनी की मॉम इस उम्र में भी टिम के साथ प्यार के सपने देख रही है, मगर वो उन लोगों को भी डांट कर चुप करवा देती है। दोस्तों यहाँ जिनहुआ होटल में चेयरमैन फैमिली रिलेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाया होता है। दरअसल वो सरकारी तौर पे सिना को अपनी डॉटर का दर्जा देना चाहता है और उसका पीए उसको समझाता है कि ऐसा करना सही नहीं होगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, साथ ही कोर्ट में आप क्या बताएंगे कि इतने सालों तक आपने सिना को कहाँ छुपा के रखा हुआ था जो उसका नाम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में है ही नहीं। तभी वहाँ पे बॉब आ जाता है और उसे जब इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है तो वो अपने डैड पे बड़ा गुस्सा होता है। उसे लगता है कि मेरे डैड सिना को अपनी बेटी का दर्जा इसीलिए दे रहे हैं ताकि मैं सिना से शादी ना कर पाऊं। दूसरी ओर मिन्सो भी सिना को बताती है कि तुम्हारे रियल डैड चेयरमैन ही है। वो भी शॉक्ड दोस्तों कि इतने सालों तक तो आपने कहा कि वो मेरे डैड नहीं है और मैंने इस दरमियान उनसे कितनी नफरत की पता है, और आज आप कह रही हो वो इंसान जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ वो मेरे डैड है। फिर वो जाती है बॉब से बात करने दोस्तों, जहाँ बॉब अपनी फीलिंग्स बताता है कि पहली बार मैंने अगर किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी तो वो तुम थी, ये जानते हुए भी कि तुम सैम को पसंद करती हो। मेरा खुद पे बस नहीं चला और मैं तुमसे प्यार करता गया और आज सारी सच्चाई जानने के बाद भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करूंगा। इस पे सिना भी यही कहती है दोस्तों कि तुमने इन 2 सालों में मेरा बहुत ही ख्याल रखा, मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ पर मेरी मॉम ने कहा कि हम दोनों भाई बहन हैं तो अब आगे हमारे लिए कोई स्कोप ही नहीं है, कहकर वो चली जाती है। पर जाने के बाद बॉब का हाथ अपने आप काफी तेजी से हिलने लग जाता है, उसे अपने दूसरे हाथ से पहले हाथ को पकड़ना पड़ता है, फिर भी दोस्तों वो काफी देर तक हिलता रहता है। समझ गए आप, यानी कहीं न कहीं बॉब के अंदर भी उसके पापा वाली उसके दादा वाली वो तकलीफें आ रही है। यहाँ रात में चेयरमैन बड़ी गहरी सोच में होता है। दरअसल मिन्सू ने उसको बता दिया था कि तुम्हारे जो जनरेशन में कर्ज है ना वो तुम पे ना आकर इस बार यंग ब्लड पे आया है, जिससे चेयरमैन की हालत खराब। वो नहीं चाहता कि उसके बेटे की हालत उसके डैड की तरह हो, इसीलिए वो अगले दिन जाता है जिन के पास और अपनी परेशानी बताता है, जिसपे जिन का भी यही कहना होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी फैमिली ने शमन को कैद करके रखा हुआ है और जो भी शमन को कैद करके रखता है उसे शमन के फ्यूचर टेलिंग की वजह से बहुत सारी धन दौलत तो मिल जाती है और आगे चलकर जितने बैड लक टला होता है ना वो सब साथ में मिलकर लौटता है एक साथ। तुम्हारे डैड को कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं थी बल्कि उनको शाप मिला था शमन को लंबे समय तक कैद करके रखने का और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का। पर फिर चेयरमैन जिन के आगे हाथ पैर जोड़ लेता है, वो कहता है कि चाहे तो वो कर्ज में अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ पर मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने देना चाहता। काफी मिन्नतें करने के बाद दोस्तों जिन उसको एक धागा देती है जिसे अपने हाथों में बांधकर चेयरमैन अपने डैड से मिलने पागल खाने जाता है। वहाँ वो अपने डैड का हाथ उस धागे वाले हाथ से पकड़ लेता है, जिससे उसके डैड की काफी तड़पने के बाद मौत हो जाती है और उनका जो कर्ज था वो चेयरमैन में ट्रांसफर हो जाता है। चेयरमैन के डैड यानी पार की मौत के बाद दोस्तों जिनहुआ ग्रुप में मातम का माहौल होता है।
उसके फ्यूनरल पे मैक्स भी आता है और सभी नोटिस करते हैं कि चेयरमैन काफी उदास और गुमसुम है। इनको तो लगता है कि वो अपने पिता की मौत से दुखी है, मगर आगे चलकर इनको ये रियलाइज हो जाता है कि चेयरमैन ने तो अपने बेटे को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपने पिता का शाप उसने खुद पे ले लिया। और ये बात मिंसू बॉब को तब समझाती है जब चेयरमैन का पीए बॉब को अपॉइंटेड गार्डियन के सर्टिफिकेट देता है, जिसे चेयरमैन ने खुद ही साइन करके कल अप्रूव करवा लिया था उस शाप को अपने ऊपर लेने से पहले। इससे बॉब को बहुत दुख होता है। वो अपने डैड पे गुस्सा भी होता है कि आप हमेशा ऐसा ही करते हैं डैड, मुझे खुद से कुछ करने ही नहीं देते। आपको लगता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है ये सिर्फ आपको पता है क्या। दूसरी ओर इस बात से अनजान चेयरमैन का भाई मैक्स टेंशन फ्री होता है कि मेरा भाई तो मुझे बचा ही लेगा, वो थोड़ी ना मुझे जेल जाने देगा। जिस पे जेम्स अपने डैड को झाड़ता है कि बार बार अपने छोटे भाई के आगे हाथ फैलाने से तो अच्छा है आप सीना चौड़ा करके जेल चले जाओ। और तब मैक्स जेम्स पे हाथ उठाने की सोचता है कि कैसा बेशरम लड़का है, ये मुझे जेल में देखना चाहता है बताओ। पर जेम्स अपने डैड का इस बार हाथ पकड़ लेता है दोस्तों, अब वो और मार नहीं खाना चाहता। इसके बाद वो अपने एक आदमी से कहता है कि मिस्टर चोई का क्या हुआ, अभी तक वो हमारे हाथ क्यों नहीं लगा, जल्दी से जल्दी उसको पकड़ कर मेरे सामने पेश करो। मेरे डैड बूढ़े हो चुके हैं तो उन्हें और परेशान करने की जरूरत नहीं है, अब उनका काम मैं संभालूंगा। दूसरी ओर हम मिस्टर चोई को देखते हैं जोसेफ के साथ में। वो भागकर जोसेफ के पास आया था और उसे भी बहकाने की कोशिश कर रहा था कि 2 साल पहले जो कुछ भी हमने किया उसमें हम दोनों का ही हाथ था, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि हम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, हमें विदेश जाकर नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ से हम मिंसू को देखते हैं जो चेयरमैन को इस हालत में देखकर बड़ी परेशान होती है। वो खूब रोती है ये कहते हुए कि तुम्हारे साथ बिताए हुए हर पल मेरे लिए खास है, भले ही उन पलों में तुमने मुझे खुशी दी हो या दर्द। और इधर मिंसू की बेटी थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए सैम के साथ बाहर टहलने गई होती है। इस दरमियान वो सैम से कहती है कि तुम्हें पता है मैं शमन होते हुए भी अपना फ्यूचर खुद नहीं देख सकती, पर मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा फ्यूचर जरूर देख सकती हूँ, एक बार मुझे तुम्हारा फ्यूचर देखने दो ना। पहले तो सैम मना करता है दोस्तों क्योंकि ये करना सही नहीं था, पर सिना की जिद के आगे वो मान जाता है। पर वो क्या देखती है ना इस बारे में सैम को कुछ नहीं बताती। इसी रात जोसेफ मिस्टर चोई को अपने घर पे शराब वगैरह पिलाकर बिल्कुल टल्ली कर देता है और फिर उसे सच्चाई बताता है कि जिस लड़के को तुमने मुझे मारने को कहा था वो लड़का तो आज भी जिंदा है, उसकी वजह से ही तुमने अपनी पोजीशन सुपरस्टार लोन में खोई है। 2 साल पहले दोस्तों जब मैक्स ने सैम को खत्म करने का काम दिया था तो उसने सैम को बस फोटो में देखा था, और जब हाल फिलहाल में सैम सिडोंग मार्केट के ओनर सियोन के साथ मीटिंग के लिए आया था ना, तब मिस्टर चोई उसे पहचान नहीं पाया था कि यही वो लड़का है। पर अब जोसेफ के द्वारा सच्चाई बताने पे वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुमने उसे आखिर क्यों नहीं मारा था। तो तब जोसेफ कहता है कि क्योंकि वो मेरा बेटा है। इससे चोई हैरान हो जाता है कि तुम्हारा बेटा तो मर चुका था ना। जोसेफ कहता है कि हाँ, पर मैंने फिर सैम को ही अपना बेटा मान लिया था और तुमने मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की थी। इसके बाद दोस्तों शराब के नशे में जोसेफ चोई को अब जान से मारने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पे आ जाते हैं वैंग और चिंटू जो इन्हें रोकते हैं पहले और फिर मिलाते हैं सैम को कॉल। सैम जोसेफ से कहता है कि चोई को वैंग के हवाले कर दो, बस बाकी ये दोनों देख लेंगे। इसके बाद दोस्तों चोई वैंग का शुक्र अदा करता है अपनी जान बचाने के लिए, और तब वैंग उसको वो पेन ड्राइव देता है जिसमें मैक्स और चोई के बीच की बातचीत थी, वो भी वो वाली जब मैक्स चोई को सैम और उसकी मॉम को मारने का काम सौंप रहा था। वैंग कहता है कि इस पेन ड्राइव की मदद से तुम तो मैक्स से पैसे निकलवा नहीं पाए, मगर अब मैं तुझे जिसके हवाले कर रहा हूँ ना वो तुझे लेकर जाएगा मैक्स के बेटे जेम्स के पास, तो मुझसे डील कर सकते हो। तभी दोस्तों जेम्स के आदमी आकर चोई को उठा ले जाते हैं, जहाँ जेम्स कुछ ऐसा कहता है जिससे चोई तो बिल्कुल हैरान। उसे लग रहा था कि अपने डैड को बचाने के लिए जेम्स उसे पैसे देकर वो पेन ड्राइव ले लेगा, मगर जेम्स तो कहता है कि तुम ये पेन ड्राइव के साथ पुलिस में सरेंडर कर दो, तुम कुछ साल जेल में रहोगे पर फिर मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छा बंदोबस्त कर दूंगा। दरअसल दोस्तों जेम्स अपने डैड से परेशान हो चुका था और अब उनको जेल में डलवाना चाहता है वो। और अगले दिन पुलिस वाले वारंट के साथ आते हैं हॉस्पिटल में और मैक्स को अरेस्ट कर लेते हैं, जो कि अभी तक हॉस्पिटल में मौज मस्ती से पेशेंट की एक्टिंग करते हुए दिन रात एंजॉय कर रहा था। और जाते जाते वो जेम्स से कह जाता है कि मिस्टर किम और अपने अंकल को कॉल करो। पर दोस्तों उन लोगों को थोड़ी पता होता है कि मैक्स के बेटे ने ही उसे जेल में डलवाया और अब वो यूनसोंग ग्रुप का मालिक बन चुका है। इधर हम मिंसू को देखते हैं जो लगभग ब्रेन डेड हो चुके चेयरमैन का काफी अच्छे से ख्याल रख रही है। तभी उससे बात करने के लिए सिना आती है और पूछती है, मॉम क्या मेरे द्वारा देखा गया फ्यूचर कभी गलत हो सकता है, क्या मैं अपना फ्यूचर बदल सकती हूँ? तो उसकी मॉम उसको समझाती है कि जब हम फ्यूचर बदलने की कोशिश करते हैं तो फ्यूचर भी अपने आप को सच साबित करने की कोशिश करता है, इसीलिए चाहे हम जो भी चॉइसेस लें आखिर में हमें अपने उस फ्यूचर में होने वाले बैड लक का जो सामना है वो करना ही पड़ता है। शुरू में वो चाहे हमें कम ही नुकसान पहुंचाता है मगर हमारे उसे डिले करने से वो और भी ज्यादा खराब हो जाता है, जिससे दोस्तों सिन्हा की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसने फ्यूचर में सैम की मौत देखी थी और वो ये बात सैम को बताती तो नहीं पर उसे हक करके रोती है और कहती है मुझे कभी दूर मत जाना छोड़कर। तब सैम उसे भी किस करके चुप करवा देता है। दूसरी ओर बॉब जेनी से मिलता है और उसके साथ अच्छे से पेश आता
आता है। वो जेनी को बताता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे देर लगी ये बात समझने में, मगर तुम ही मेरे लिए सही हो। अब हम शादी में और देर नहीं करेंगे। जिसके लिए जेनी भी मान जाती है, क्योंकि जेनी की मॉम भी उस पर दबाव डाल रही थी जल्दी शादी करने का। जेनी भी बॉब को पसंद करती थी, पर अभी तक बात नहीं बन पाई, लेकिन अब बन रही है। इसके बाद बॉब जाता है अपने डैड के पास और कहता है, डैड मुझे आपके बलिदान की अहमियत समझ में आ गई। अब से सिना मेरी सिस्टर है और मैं मिंसू और सिना दोनों का ख्याल रखूंगा। इसके बाद दोस्तों सिना देखती है कि उसकी मॉम उसके बचपन के लेटर्स को निकाल के पढ़ रही है, जो सिना ने अपने डैड के लिए लिखे हुए थे कि डैड आप कैसे दिखते हो, मुझे आपसे मिलना है। मैंने क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज से आपको मांगा है, पर उसने मेरी विश कभी पूरी नहीं की। ये देखकर सिना को हर्ट हुआ था दोस्तों, और वो हर चीज याद करती है जो चेयरमैन ने उसके लिए किया था, जो कि एक रियल डैड भी शायद नहीं कर पाता। उसने सिर्फ सिना को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी, इसके अलावा उसने हर एक जरूरत को पूरा किया उसकी। अगले दिन होता है सिना का बर्थडे और वो अपनी बर्थडे की खुशी में जाती है सिडोंग मार्केट। वहाँ के लोग उसको देखकर बड़े खुश होते हैं। तो सिना टिम को बताती है कि मैक्स तो अंदर जा चुका है, इसलिए आपको अब कोई तंग नहीं करेगा। अब आप अपनी न्यू फैमिली के साथ खुश रहिए। फिर वो इसी मार्केट से खूब सारी शॉपिंग करके अपने घर आ जाती है, जहाँ फैमिली के सारे लोग मौजूद होते हैं। सिना भी अब सारी सच्चाई एक्सेप्ट करने की कोशिश में होती है, इसीलिए वो अपने डैड को एक टाई गिफ्ट करती है। वो अपनी मॉम और ब्रदर के लिए भी कुछ न कुछ लेकर आई होती है, और इन सब के पैसे भरे होते हैं सैम ने दोस्तों। वहीं सिना ने भी जी खोलकर शॉपिंग करी है। इधर सब कुछ ठीक ठाक होता है और उधर मैक्स के घर पे पुलिस आ जाती है जेम्स को अरेस्ट करने के लिए, पर उसे इस बात की खबर लग गई थी और वो अपने सेक्रेटरी के साथ भाग गया था। उसके बाद उसे बड़ा गुस्सा आता है कि फंड फ्रॉड तो किया मेरे डैड ने, और पुलिस अब मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। तो सेक्रेटरी बताता है कि हमने उस पेन ड्राइव को सही से चेक नहीं किया था, शायद उसमें आपके कुछ गलत कारनामों की डिटेल्स भी होगी, जिसकी वजह से पुलिस आपके पीछे पड़ी हुई है। तभी दोस्तों जेम्स को नोटिफिकेशन आता है फोन में कि बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, जिससे वो चिढ़ जाता है कि मैंने तो कैश भी निकाल कर नहीं रखा। और तब उसका सेक्रेटरी कहता है कि कोई नहीं, मेरे पास कुछ कैश है, उससे हमारा गुजारा हो जाएगा। वहीं जेम्स अब सारे डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करता है कि मैं इस दलदल में आखिर फंसा कैसे, और उस दलदल में धकेलने वाली कोई और नहीं बल्कि सिना ही है। और यहाँ से जेम्स अब बदला लेने की सोचता है, जिसके लिए उसको सबसे पहले पागल खाने से निकालना होगा सिना की ओल्ड केयरटेकर को। दूसरी ओर सिडोंग मार्केट में सभी सिना को बुलाकर एक सरप्राइज पार्टी देते हैं, जिसमें सैम और बॉब दोनों नहीं होते, क्योंकि वो दोनों तो इस वक्त शेयर होल्डर्स मीटिंग में है, जहाँ सैम सारे शेयर होल्डर्स को बता रहा होता है कि किस तरह से चेयरमैन की तबीयत खराब हो गई है, और उन्होंने अपना अपॉइंटेड गार्डियन बना लिया है अपने ही बेटे बॉब को। अब सारे लोग अपना वोट दे रहे होते हैं कि क्या बॉब को नेक्स्ट चेयरमैन बनना चाहिए या फिर नहीं। तभी शेयर होल्डर्स के फोन पे आता है एक नोटिफिकेशन, जिसमें न्यूज होती है कि जिनहुआ ग्रुप ने 20 से भी ज्यादा सालों से विचेस को कैद करके रखा हुआ है। उनके स्पेशल पावर्स से ही ये लोग आज इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। माना कि उनके पास स्पेशल पावर्स है, पर इसका ये मतलब नहीं कि उनके पास बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं होंगे, और कोई भी किसी को जानवरों की तरह इतने सालों तक कैद करके नहीं रख सकता। ये जानकर शेयर होल्डर्स के मन में कई सारे सवाल उठ जाते हैं। तो चेयरमैन का पीए ये मीटिंग यहीं पे रोक देता है। साथ ही दोस्तों सैम फौरन सिना को लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी को खतरा था। पर जैसे वो सिना को लेकर होटल जाता है ना, वहाँ पे ओल्ड केयरटेकर के साथ बहुत सारे मीडिया वाले मौजूद होते हैं, जो कि सिना से कई तरह के सवाल करने लगते हैं। और तब सिना उस ओल्ड केयरटेकर का हाथ पकड़कर उसे बस सॉरी कहती है, क्योंकि उसने पिछले 20 सालों से सच में दोस्तों उसका और उसकी मॉम का काफी अच्छे से ख्याल रखा था। इसके बाद वो अंदर चली जाती है। वहीं बॉब फैसला करता है कि मेरा सारा कुछ मीडिया के सामने मैं बता दूंगा। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाता है अगले दिन, जहां मीडिया वाले उससे कई तरह के सवाल करते हैं, जिसमें बॉब बड़ी ही समझदारी के साथ जवाब देता है कि हाँ, मिस मिंसू मेरी सौतेली माँ है और सिना मेरी प्यारी छोटी बहन। इन दोनों को मेरे फादर ने 20 सालों तक एक सुरक्षित जगह पे रखा। ये कोई शमन नहीं है, पर हाँ इनका योगदान जरूर है इस कंपनी को अर्श तक पहुंचाने में। ये लोग हमें हमारे बिजनेस से रिलेटेड काम में सजेशन दिया करती हैं। अब मेरे डैड मेंटली स्टेबल तो है नहीं जो वो आपके सारे सवालों के सही जवाब दे दें, इसीलिए मैं स्टेज पे अपनी सौतेली माँ और सिस्टर को बुलाना चाहूंगा। और वो दोनों भी आकर बॉब की बातें ही दोहराती हैं कि चेयरमैन बड़े ही नेक दिल इंसान है, उन्होंने हमें सहारा दिया था, हम अपनी मर्जी से दुनिया की नजर में नहीं आना चाहते थे, पर मेरी बेटी जब वो बड़ी हुई तो उसे बाहर जाने का मन हुआ और तब चेयरमैन ने उसको पूरी छूट दी। इसके बाद का सबूत देने के लिए वो लोग सिडोंग मार्केट के लोगों को बुलाते हैं, जहाँ वो लोग बताते हैं कि हाँ, सिना ने तो हमारे मार्केट में मछली बेचने का काम भी किया, वो बहुत ही प्यारी बच्ची है, उसने हम सभी का दिल जीत के रखा हुआ है। फिर वो अपने साथ कई सारे फोटोज भी मीडिया को दिखाते हैं, जिससे मीडिया वालों का मुंह बंद हो जाता है। वहीं जेम्स का तो दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि अब मीडिया में ये रिपोर्ट पब्लिश हो रही है कि कैसे चेयरमैन की बेटी कितनी खूबसूरत और मेहनती है। इतने बड़े खानदान की बेटी होने के बाद भी उसने एक छोटे से फिश शॉप पे काम किया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इधर सिना सैम और बॉब से कहती कि मुझे लगता है हमारी ओल्ड केयरटेकर अभी जेम्स के कब्जे में होगी, हमें उन्हें बचाना होगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी केयरटेकर थी। और साथ ही में दोस्तों हम देखते हैं कि उस ओल्ड केयरटेकर मिन ने जेम्स के पैसे और आजादी के लालच में आकर मीडिया में चेयरमैन का पर्दाफाश किया था, क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे। इसके बाद हम बॉब को देखते हैं, जो कि अपने डैड से कह रहा होता है कि डैड मुझे पता है आपने बड़ी ही मेहनत और लगन से इस कंपनी को बनाया है, पर आपने ये सब सिर्फ इसीलिए किया ताकि
ताकि आप नेक्स्ट जनरेशन को ये ट्रांसफर कर पाए। पर डैड मुझे इतना सब कुछ नहीं चाहिए, मैं इस कंपनी को बंद करके सारे पैसे वर्कर्स और पब्लिक में बांट देना चाहता हूँ। हो सकता है ऐसा करने से हमारा ये जनरेशनल कर्ज हट जाए, है ना। चेयरमैन का तो पूरा बदन कांप रहा होता है दोस्तों ये सुनने के बाद, और वो कुछ कह ही नहीं पाता, पर हाँ वो अभी भी सारे इमोशन को फील कर पाता है। इसके बाद मिंसू पीए की हेल्प से चेयरमैन को लेकर कुछ दिनों के लिए फार्म हाउस पे रहने चली जाती है, और जिसके बाद उस केयरटेकर मिन को गलत तरीके से पागल खाने में डलवाने के इल्जाम चेयरमैन का पीए अपने सर पे लेकर खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। इतना ही नहीं, अभी तक चेयरमैन ने जो भी लीगल काम किए थे उसने सारा का सारा जुर्म अपने ऊपर ले लिया था, ताकि पुलिस कभी चेयरमैन को परेशान ही ना करे, क्योंकि वो अपाहिज होकर वैसे भी अपनी सजा काट रहा है। लेकिन ये जेम्स का बच्चा अभी भी शांत बैठने को तैयार नहीं होता। वो टीवी वालों के पास ओल्ड केयरटेकर्स को भेजकर फिर से इंटरव्यू देने को कहता है, और इस बार वो लोग कहते हैं कि ये सारा किया धराया एक्चुअली उन विचेस का ही है। वो अपना काम करवाने के लिए और दूसरों के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए लोगों को हिप्नोटाइज भी करती है। ये न्यूज दोस्तों सिडोंग मार्केट के लोगों तक भी पहुंच जाती है। इसीलिए जब सीना सैम के साथ मार्केट में लोगों को अपने बर्थडे ट्रीट की इनवाइट देने के लिए जाती है ना, तो वो लोग तो डर के मारे उसके इनवाइट को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, पर सच्चाई नहीं बता रहे होते हैं। और तब टीम इनको सच्चाई बता देता है कि ये लोग इस वजह से डरे हुए हैं क्योंकि तुम्हारे बारे में ये खबर फैल गई है। फिर सैम और सीना को वहाँ से भेजने के बाद टीम मार्केट वालों को झाड़ता भी है कि जब वो तुम लोगों का फ्यूचर बता रही थी तब तो वो तुम्हारे लिए अच्छी थी, और अब खराब हो गई क्या। तो वो लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में वो केयरटेकर बता रही थी कि उनके फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की वजह से ही चेयरमैन और उसके डैड को मेंटली अनस्टेबल हुआ। तो टिम उनसे कहता है कि उन लोगों ने अपना फ्यूचर जानने के बाद अपने फ्यूचर को बदलने के लिए जुर्म का रास्ता भी अपनाया था, इसीलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है, उनको सजा मिल रही है। पर तुम लोगों ने अपना अच्छा करने के लिए कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसीलिए तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर जिनहुआ ग्रुप की जो मीडिया में गलत इमेज बन रही थी और चेयरमैन की दूसरी फैमिली का जो खुलासा हुआ था, उससे जेनी की मॉम बहुत ही नाराज थी, क्योंकि वो एक्चुअली में बॉब की जो मॉम है ना उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। तो अब वो गुस्से में बॉब को आकर खूब सुनाती है और अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ देती है। पर उनके जाते ही जेनी वहाँ पर आकर कहती है कि मैं अभी भी अपनी मॉम की बातों पे नहीं चलने वाली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ बॉब, और हम जल्दी शादी भी करने वाले हैं। मैं अपना कुछ सामान लेकर भी आ गई हूँ, अब से मैं यहीं पे रहूंगी तुम्हारे साथ। वो बॉब के समझाने पर भी वहाँ से नहीं जाती। दूसरी ओर सैम जाता है फिर से सिडोंग मार्केट, जहाँ वो उन लोगों को सीना की असली दुख भरी कहानी बताता है कि कैसे 20 सालों तक उसे एक ही घर में ऐसे रखा गया जहाँ कोई खिड़की तक नहीं थी। दिल लगाने के लिए वो एक ही बुक को 100 से 200 बार पढ़ती थी। बेचारी बोर हो जाती थी, पर फिर भी उसके पास उसकी मॉम के अलावा कोई नहीं बचा था बातचीत करने को। यहीं आकर वो आप लोगों से मिली और आप लोगों को अपना परिवार मान बैठी। आपने उसके लिए बर्थडे पार्टी रखी थी जो वो पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाई, वो न्यूज आर्टिकल्स आउट होने की वजह से बस। इसलिए उसने अपने हाथों से आप लोगों के लिए बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए कार्ड्स बनाए। हर एक कार्ड में उसने खुद से आप लोगों की तस्वीर बनाई है, और आप ही लोगों की इन्विटेशन एक्सेप्ट करने से मना कर दिया उस फेक इंटरव्यू की वजह से। आप अपने दिल पे हाथ रखकर देखिए, क्या लगता है आपको कि सीना कभी किसी को गलत कर सकती है। और काफी समझाने बुझाने के बाद वो लोग मान जाते हैं पार्टी में आने के लिए। फिर रात में हम देखते हैं कि सैम सीना को एक सरप्राइज डेट पे लेके जाता है, जहां वो फिर से सीना के फिंगर्स में अपनी रिंग डालकर उसे अपना होने का एहसास करवाता है। दूसरी ओर चेयरमैन और मिंसू भी साथ में बैठे होते हैं। मिंसू कहती है कि अगर मैं एक शमन की जगह नॉर्मल इंसान भी होती ना, तो भी तुम इतनी बड़ी कंपनी जरूर खड़ी करते, क्योंकि मैंने पहले तुम में तुम्हारी काबिलियत को देख लिया था। मेरी फ्यूचर देखने की पावर तो अब चली गई है, पर अभी भी कुछ ऐसी पावर्स हैं बची हुई जिससे मैं एक आखिरी कोशिश करना चाहती हूँ। इसके बाद दोस्तों मिंसू चेयरमैन का हाथ पकड़ लेती है और फिर होता है एक मैजिक। मिंसू तो बेहोश हो जाती है, पर चेयरमैन ठीक हो जाता है। इधर सीना को बहुत ही बुरा सपना आता है कि मेरी मॉम सही नहीं है, तो वो जाग जाती है और देखती है कि उसके फोन पे जेम्स का कॉल आ रहा है। सीना कहती है कि तुम्हें अभी तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया क्या? तो वो बताता है कि मेरी एक जान पहचान वाले की मदद से अब पुलिस मेरी फ्रेंड बन चुकी है, पर मैं तुम्हें बड़ा मिस कर रहा हूँ, मुझे तुम चाहिए किसी भी हाल में। वो कहना मुझे तुमसे कुछ हिसाब चुकता करना है। लेकिन यहाँ सीना उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। और फिर अगले दिन की बात है दोस्तों, सीना अपने घर पे अपनी बर्थडे पार्टी देती है, जिसमें सिडोंग मार्केट के सारे लोग आए होते हैं। वो पहली बार इतनी अच्छी जगह पे इतनी शानदार पार्टी करके बहुत ही खुश होते हैं। उनके साथ साथ सीना भी बड़ी खुश, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ ही देर में जेम्स एक अननोन नंबर से एक टाइम बॉम्ब और मिस्टर वेंग, चिंटू और ओल्ड केयरटेकर की फोटो सेंड करता है, और फिर कहता है कि तुम्हारे पास बस 1 घंटे का टाइम है। अगर तुम इससे पहले यहाँ नहीं पहुंची या किसी और को बताने की कोशिश की, तो यहाँ पे एक जोरदार धमाका होगा और तुम्हारे ये प्यारे प्यारे लोग भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तब सीना को वहाँ जाना ही पड़ता है, और जल्दी पार्टी में लोग नोटिस कर लेते हैं कि सीना तो यहाँ पे है नहीं। वो लोग उसे काफी ढूंढते हैं, पर पता नहीं कहाँ चली गई। और तब सैम समझ जाता है कि जरूर ये जेम्स का ही पक्का कुछ काम होगा। इधर जेम्स कहता है कि मैं शुरू से चाहता था कि वो सारी चीजें जो बॉब के पास है या वो हासिल करना चाहता है वो मेरे पास हो। उनमें से एक तुम भी थी, इसलिए मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। वो जबरदस्ती बंदूक की नोक पे सीना के साथ डेट नाइट एंजॉय करता है। और जब 2-3 मिनट ही बचे होते हैं तो सीना जेम्स से कहती है, तुम्हें पता है लास्ट टाइम मैंने कैसे टाइमर स्टॉप किया था? वो बॉम्ब की टाइमिंग को फिर से 3 मिनट पे स्टॉप कर देती है।
जिससे जेम इम्प्रेस हो जाता है और उसके दिल में सिना को पाने की चाहत और बढ़ जाती है, इसीलिए वो जबरदस्ती उसे किस करता है। इसके बाद वहाँ पे सैम आ जाता है किसी तरह से, जो कि सिना बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि यहीं पे सैम की मौत लिखी थी दोस्तों, जो उसने एक बार फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हुए देखी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सैम को यहाँ का पता कैसे मिला, तो उसने पहले ही अपने कुछ आदमियों को जेम्स की गैंग में डाल दिया था। उन्होंने सैम को इन्फॉर्म किया था, इसीलिए जेम्स को दिखाने के लिए सैम अपने ही आदमियों के साथ दिखावे की फाइट करता है और फिर पहुंच जाता है जेम्स के पास। पर ये क्या दोस्तों, उसने तो सिना के सर पे बंदूक तान के रखी हुई है। सैम उसे समझाता है कि मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया, वो किसी भी पल यहाँ पे आते होंगे, इसलिए कोई बेवकूफी मत करना। पर जेम्स अपने सारे कारनामों के लिए सिना को ब्लेम करता है कि इसकी वजह से सब हो रहा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं अब। जिसपे सिना कहती है अच्छा तो ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो चलो अब मैं ही इसको स्टॉप करती हूँ। वो जेम्स के हाथों को अपने वश में करके जेम्स को ही गोली मारने वाली होती है, मगर सैम आकर सिना को साइड कर लेता है, जिससे उसका कंट्रोल जेम्स पर से खत्म हो जाता है और गोली चल जाती है सैम को। वहीं पे हो जाती सैम की मौत दोस्तों, और तब सिना उसके हाथों को पकड़कर बस जोर जोर से रोते हुए कहती कि प्लीज वापस आ जाओ। तब तक में पुलिस के साथ आ जाता है बॉब, और वो लोग मिलकर बाकी बचे जेम्स के गुंडों को मार पीट कर अरेस्ट कर लेते हैं। साथ ही वैंग, चिंटू और उस ओल्ड केयरटेकर को रिहा करवा देते हैं। और तभी हाथ में बंदूक लिए जेम्स अब बॉब को गोली मारने वाला होता है कि उधर सिना के सैम का हाथ पकड़कर एक मैजिक होता है, सारा कुछ रिवाइंड हो जाता है दोस्तों, और चीजें तब से होने शुरू हो जाती हैं जब जेम्स ने गोली चलाई थी। अब उससे पहले सिना सैम को वार्न कर देती है और उसे वहां से हटा देती है, जिससे गोली उससे नहीं लगती। फिर सैम जेम्स से फाइट करके उसे पुलिस के हवाले कर देता है। उसके बाद वो सिना को ढूंढने लगता है, पर उसे वहां सिर्फ सिना का लॉकेट मिलता है, जिसे उठाने से दोस्तों अभी किस तरह सिना ने सैम की जान बचाई उसका फ्लैशबैक सैम को आता है। पर उसे फिर दोबारा सिना कहीं नहीं मिलती। वो आगे चलकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है, कई जगहों पे उसके मिसिंग होने के पोस्टर्स लगवाता है, साथ ही इनाम भी रखता है कि जो कोई सिना के बारे में बताएगा हम उसे इनाम देंगे। पर कई महीने गुजर जाते हैं और सिना का कहीं अता पता नहीं होता। सैम तो बेचारा पागलों की तरह उसको हर जगह ढूंढता है, और वहाँ जेल में दोस्तों जेम्स को एक कर्ज मिल जाता है, जिससे वो बिल्कुल जिंदा लाश की तरह हो जाता है जेल में। कुछ महीनों के बाद सैम को खबर मिलती है कि सिना की जैसे दिखने वाली एक लड़की को देखा गया, पर ये पहली बार नहीं था जब सैम को ऐसी न्यूज मिली हो, इसलिए वो ज्यादा होप तो नहीं रखता, पर उस जगह जाता जरूर है। पर इस बार की खबर सच होती है, इतना दूर तक ड्राइव करके आना वेस्ट नहीं जाता। सैम को सिना मिल जाती है, मगर उसे सैम के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वो एक ग्रैंड माँ के साथ रहती है। तब वो ग्रैनी सैम को बताती है कि एक दिन मुझे ये लड़की ऐसे मिल गई, इसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था, तो मैंने इसे अपने यहाँ जगह दे दी और इसका नाम खुद ही मैंने मीना रख लिया। ये जानने के बाद सैम यहीं रुकने का फैसला करता है, ताकि वो सिना को याद दिला सके कि आखिर में वो है कौन। वहीं वो वैंग और चिंटू को वापस घर भेज देता है, क्योंकि घर पे वैंग का बेटा मोनू भी तो अकेला है ना। अब रात में सैम ग्रैनी के शॉप के बाहर ऐसे बैठा होता है, तो वो मीना से कहती है जाओ जाकर लड़के से बात कर लो। जब वो जाती है ना, सीधा पूछती है तुम आखिर हो कौन, मेरे भाई हो, बाप हो, हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो? देखो तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो ना, क्योंकि यहाँ पे सभी को पता है कि मेरी पुरानी यादें मिट चुकी हैं और तुम मेरे परिवार वाले बनकर मुझे यहाँ से लेके जाओगे और बेच दोगे। पर मैं इतनी सीधी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, देखना। लेकिन सैम उसे कुछ नहीं कहता। वो लगातार कई दिनों तक उस शॉप के बाहर बैठा रह जाता है। वो बस सिना पे नजर रखता है और जब भी उसे किसी मदद की जरूरत होती है तो वो जरूर करता है, जिससे धीरे धीरे इनके बीच दोस्ती हो जाती है। और फिर कई दिनों के बाद मीना नोटिस करती है कि इस लड़के ने सेम मेरी तरह रिंग पहनी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों रिंग एक साथ ही खरीदी गई हो। इसीलिए वो जाकर सैम से पूछती है तुम आखिर हो कौन और मुझे कैसे जानते हो? तब सैम उसकी चेन लौटा देता है, पर अब चेन में लगी स्टोन ब्लू से व्हाइट में बदल जाता है। इसके बाद सैम कहता है ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, पर फिर भी मीना बड़े आराम से उसकी पूरी बात सुनती है। हालांकि मीना को कुछ याद नहीं आता, पर फिर भी सैम के साथ चलने को तैयार हो जाती है। सैम सिना को हर उस जगह पे लेके जाता जहां उसकी यादें जुड़ी हों, जैसे कि वो जिन्हुआ होटल लेकर आता है जहां 20 सालों तक वो बंद पड़ी थी। उसकी मॉम का बेडरूम दिखाता है जहां की हर चीजों को मिन्सू ने खुद से बनाया था। सैम उसे बॉब और जेनी से भी मिलवाता है। फिर उसे ले जाकर जाता है सिडोंग मार्केट, जहां वो पूरा मार्केट उसे घुमाता है और वहां के लोगों से उसे मिलाता है। सभी लोग उसे उसकी पास्ट की बातें बताते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। फिर सैम उसे मिनी के उस घर पे लेके जाता है जहां दोनों रेंट पे रहा करते थे। वहां की बातें भी सैम उसे बताता है, तो उसे कुछ याद नहीं आता। फिर एक दिन उस घर में बिताने के बाद सैम कहता है कि देखो तुम्हारा नाम सिना हो या मीना, सच्चाई तो यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुमने बहुत ही बुरा पास्ट झेला, इसीलिए अगर तुम्हें तुम्हारा पास्ट याद ना आए तो ही अच्छा है, बस तुम मुझसे शादी कर लो। जिस पे मीना भी कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बिल्कुल किसी प्रिंस की तरह, और फिर वो उसे किस कर लेती है। फिर क्या था दोस्तों, इनकी शादी का सीन आता है। सिना बहुत ही प्यारी लगती है। चेयरमैन का पीए भी अब जेल से रिहा हो जाता है। सैम और सिना अपनी शादी किसी बड़े होटल में नहीं बल्कि
सिडोंग मार्केट में कर रहे होते हैं, जहाँ पे सिन्हा ने अपने सच्चे दोस्त बनाए थे। वो सभी लोग उसकी शादी में शामिल होते हैं। साथ ही बॉब और जेनी तो आए हैं। बॉब ने लेटर लिखकर सैम और सिन्हा की शादी की खबर अपने डैड को भी दी होती है, पर वो शादी में नहीं आता क्योंकि वो अपने फार्म हाउस में अपनी मिंसू की यादों के सहारे जी रहा होता है। दरअसल इस फार्म हाउस में चेयरमैन और मिंसू ने बहुत सारे खूबसूरत पल बिताए थे और आखिर में मिंसू ने अपनी बच्ची को चिपावट से चेयरमैन को हील कर लिया था और खुद की जान गंवा बैठी। खैर जो हो गया सो हो गया दोस्तों। पर आगे हम देखते हैं कि सैम और सिन्हा की एक बड़े ही मजेदार शादी होती है। इसके बाद ये दोनों उसी घर पर रहने लग जाते हैं जहाँ ये पहले रहा करते थे, यानी कि मिनी के रेंटेड घर पे, जहाँ जल्द इनका बेबी होता है, जिसके आने के बाद प्यार और बढ़ जाता है। सैम एक अच्छा फादर बन जाता है। वो डेली सिन्हा की जगने से पहले जाग जाता है और अपने बेटे का जो भी सुसु पोटी होता है क्लीन कर देता है अच्छे से, उसे नहला धुलाकर अच्छे से तैयार कर देता है, उसके गंदे कपड़े वगैरह सब धो देता है दोस्तों, ताकि सिन्हा को कोई दिक्कत ना हो। रात में जब बेबी सो जाता है तो वो अपनी वाइफ से खूब सारा प्यार करता है। मेमोरी लॉस होने के पहले एकदम शुरुआत में सिन्हा बिल्कुल चुलबुली और नादान थी, पर जैसे उसके सामने नई नई चीजें आती गई तो वो पहले से ज्यादा दुखी और मैच्योर हो गई। पर अब जब उसकी मेमोरी लॉस हुई है तो वो एकदम स्टार्टिंग वाली सिन्हा बन गई है, जिसे हर वक्त बस मस्ती सोचती है। और हाँ दोस्तों, सिन्हा का बेबी बॉय होना इस बात का प्रतीक है कि उसकी कर्ज अब सच में खत्म हो चुका है। सिन्हा अब सच में शमन या विच से नॉर्मल इंसान बन चुकी है, जो कि वो हमेशा से चाहती थी, क्योंकि अभी तक इन शमन्स को सिर्फ बेबी गर्ल ही हुआ करती थी, जिनके हाथों में ब्लू स्टोन होता था, जिसे आगे चलकर ये लोग चेन में कन्वर्ट करके गले में पहना करते थे। पर सैम, जिससे सिन्हा इतना प्यार करती थी, जब वो उसकी मौत को अपने आंखों से देखती है तो उसका कलेजा फट गया था उस समय, और फिर पागलों की तरह उसने रोते हुए उसके लौट आने के लिए प्रार्थना की। जिससे होता यह है दोस्तों कि सच में एक मैजिक होता है और वो लौट आया था उस समय। पर इससे हुआ ये कि सिन्हा के सारे पावर्स चले गए, और उस दिन जब तक वो जेम्स से फाइट कर रहा था ना, तब तक में उसकी आंटी जिन सिन्हा को लेकर वहां से चली गई थी और उसे दूर एक ग्रैनी के पास छोड़कर आई। दरअसल जब डेली सैम सिन्हा का पीछा किया करता था तो हम सिन्हा की आंटी जिन को देखते थे, जो इन दोनों को ये सब करते हुए देखकर स्माइल कर रही थी अपनी गाड़ी में, और फिर वो वहां से चली भी गई थी, यही सोचते हुए कि ये दोनों तो सच में सोलमेट है। फिर अगले 5 साल के बाद का सीन होता है शिफ्ट। सैम, सिन्हा और अपने बेटे के साथ तीनों उसी चर्च में जाते हैं जहां वो अपनी मॉम के साथ जाया करता था, और एक बार सिन्हा के साथ भी आया था पहले। खैर इनका बेटा दौड़ते दौड़ते आता है और फोन में फोटोज दिखाते हुए कहता है कि डैड देखो, मॉम ने आई लव यू ढूंढ निकाला। दरअसल दोस्तों, इस चर्च के बगीचे में आई लव यू लिखा होता है, मगर एक पजल की तरह। तीनों वर्ड अलग अलग जगहों पे लिखे होते हैं और ज्यादातर लोग उसे नोटिस नहीं कर पाते। बट सैम जब छोटा था तो उसने अपनी मॉम को यह ढूंढ कर दिखाया था, और जब उसके साथ सिन्हा आई थी तो उसने भी इसको ढूंढ निकाला था। उसने तो अपने फोन में फोटोज भी क्लिक किए थे, और अब सिन्हा ने फिर से एक बार बड़ी ही आसानी से उसे ढूंढ निकाला, जो कि ये दिखाता है कि शायद उसकी मेमोरी लौट आई है, क्योंकि अब सिन्हा के फेस पे फिर से थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है, जिससे सैम की आंखों में आंसू। और इस तरह एक दूसरे को प्यार से देखते हुए सी हैप्पी एंडिंग के साथ सीरीज खत्म होती है। और दोस्तों, हम ऐसी एक और सीरीज पहले कर चुके हैं जहाँ पे एक औरत की आंख 100 किलोमीटर दूर तक देख सकती है। बड़ी बेहतरीन सीरीज है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही यहाँ पे भी दिख रहा है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।